सपने में भी नहीं सोचा था कि नीलम शर्मा जैसी खूबसूरत लड़की दयानंद मिश्रा जैसे लंपट के साथ शादी करेगी। नीलम और दयानंद दूर दूर तक एक दूसरे के योग्य नहीं थे। अगर नीलम एक नाजुक रेशम की डोर थी तो दयानंद ट्रक के घिसे हुए पिछले पहिए का एक टेढ़ा बोल्ट था। जब एक बार कुछ लड़कों के उकसाने पर, जो कि उसका मजाक बनता देखना चाहते थे, दयानंद ने छठी क्लास में गणित का घंटा खत्म होते ही नीलम की डेस्क पर जाकर उससे पूछ डाला, तुम मेरी लगाई बनोगी? पूरी क्लास में सिवाय नीलम और दयानंद के सब हंस हंस कर जमीन पर लौट गए। गणित के खड़ूस अध्यापक गुप्ता जी, जिनकी जुबान से ज्यादा छड़ी चला करती थी, वो भी दांत दबाकर अपनी हंसी रोकने का प्रयास कर रहे थे। पर हमारा ये मजाक रुका नहीं। लड़के अक्सर दयानंद को उकसाते, देख देख नीलम तुझे ही देख रही थी, आज तो जाके पूछ ले। और वो भोंदू दयानंद फिर से नीलम के पास पहुंच जाता। सवाल हर बार एक, तुम मेरी लुगाई बनोगी? नीलम बेचारी चुपचाप अपना बस्ता और कसके पकड़कर वहां से चली जाती और दयानंद हमारी हंसी से घिरा हुआ समझने की कोशिश करता रहता कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस मजाक के चलते चलते कब दयानंद को नीलम से सही में प्यार हो गया, ये उसे भी नहीं पता चला। पर सच बताऊं तो नीलम से मोहल्ले का हर एक लड़का शादी करना चाहता था, लेकिन वो इतनी खूबसूरत और सुशील थी कि किसी की भी उससे बात करने तक की हिम्मत न होती। ऊपर से उसके पिताजी श्री शिवचरण शर्मा का खौफ केवल मोहल्ले में नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी था। अब सोच सोच के लगता है कि हमने इस मजाक के चक्कर में बेचारे दयानंद की जान को खतरे में डाल दिया था। खैर, स्कूल भी था और कॉलेज आ गया। दयानंद का सवाल भी अब बदल चुका था। कॉलेज के एनुअल फेस्ट पर स्टेज पे जाके सबके सामने उसने फिर से पूछा, नीलम शर्मा, क्या आप हमारी पत्नी बनने का सौभाग्य हमें प्रदान करेंगी? सबने नीलम को मुंह छिपाकर तेजी से हॉल के बाहर जाते देखा। चीफ गेस्ट के तौर पर प्रसिद्ध कवि अमृतलाल चक्रधर उस स्टेज पर विराजमान थे, जो खड़े होकर दयानंद के पास चले गए। कविवर ने दयानंद से स्टेज पर ही पूछ डाला, बेटा, तुम सही में इतने बावले हो या ये एक्टिंग है तुम्हारी? पर उस दिन के बाद चीजें बदल गईं। स्कूल कॉलेज के कोने में होता मजाक अब सबके सामने खुलकर आ चुका था। सबने सुना कि उसी शाम शर्मा परिवार की 3 गाड़ियां पांडे निवास के सामने रुकी और उनमें से न जाने कितने आदमी निकलकर दयानंद के घर में जा घुसे। मोहल्ले के सारे लोग घर के बाहर जमा होकर अटकलें लगा रहे थे। घंटों बाद दयानंद अपने और नीलम के पिताजी के साथ घर से बाहर आया और दोनों समधी पूरे मोहल्ले के सामने गले मिले। हमारा मजाक हम ही को ले डूबा और दयानंद खा गया लड्डू। शादी नवंबर की तय हुई। शिवचरण शर्मा ने अगस्त में ही सारी बुकिंग कर डाली थी। शादी के हॉल से लेकर खाने वाला हलवाई, बैंड बाजा, घोड़ी और यहाँ तक कि 3 गांव छोड़कर रहने वाले नचनिया और भांड भी बुक कर दिए गए थे। आखिर नीलम शर्मा खानदान की लाडली जो थी। और अब दयानंद अपनी मंगेतर नीलम के साथ शान से रिक्शा में बैठकर पूरे शहर में घूमता। दोनों कभी पिक्चर जाते तो कभी कालू चाट वाले के दही भल्ले खाने। दयानंद जब नीलम के साथ सटकर रिक्शे में बैठकर निकलता, शहर के सभी लड़कों के दिल पर सांप लौट जाते, जिनमें हम भी थे। नवंबर आया
और मोहल्ले के लड़के जो मजे लेने के लिए दयानंद को नीलम के पीछे भेजा करते थे, अब उन दोनों की शादी का कार्ड थामे खड़े थे। हम लौंडों की एक मीटिंग में ये डिस्कस भी हुआ कि क्या अब कोई उपाय बचा है जिससे ये शादी तोड़ी जा सके। नमन वार्ष्णेय ने सुझाया कि क्यों ना ये साबित कर दिया जाए कि दयानंद की पहले से एक और गर्लफ्रेंड है, जिससे गुस्सा होकर शिवचरण अपनी बेटी का रिश्ता उससे तोड़ दे। उसके इस सुझाव के लिए कुछ चुनिंदा अपशब्द और एक चमड़े की उड़ती चप्पल से नमन का स्वागत किया गया। सच तो ये था कि अब बात हम सबके हाथों से निकल चुकी थी और दयानंद की शादी में खाना खाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। पर हम सब ने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए, दयानंद की शादी में हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे। ये हमारा विरोध दर्ज कराने का तरीका था। ब्याह का दिन आया, लेकिन हमारी चुल्ल खत्म नहीं हुई। धीरज जोरवाल नाम के कांडी लड़के ने एक सुझाव दिया जो कि मुझे बहुत पसंद आया। शादी वाले दिन सुबह सुबह जब दयानंद हनीफ जेंट्स पार्लर पहुंचा तो मैं पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। अरे दया भाई, क्यों हमारी बेइज्जती करवाना चाहते हो? मैंने पार्लर में घुसने से पहले ही उससे पूछा। क्या हो गया भैया? दयानंद ने चौंक कर मुझसे पूछा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और पार्लर से थोड़ा दूर ले जाते हुए उसे समझाया, यार तुम आज के दिन भी यहां अपना काम करवाओगे? क्यों नहीं करवाएंगे? दयानंद हंसकर बोलने लगा। मुंडन से लेकर हमारे ताऊजी के एक्सपायर होने तक हनीफ भैया ने ही तो हमारा ख्याल रखा है, तो आज के दिन भी उन्हीं के हाथों शगुन करवाएंगे ना हम। लड़का वफादार था, पर मैंने बोला, मेरठ और हापुड़ से लोग आएंगे इस शादी में। अरे बड़े बड़े लोग, उनके सामने लगना चाहिए कि हमारा लड़का हीरो है। एक काम करो, ये एड्रेस पकड़ो। तो ये कहकर मैंने एक चिट उसके हाथ में थमा दी। उस पर लिखा था स्टाइल ऑन सलोन। मैंने बोला, एक नंबर जगह है ये। पर चिट पर लिखा पता पढ़ते ही दयानंद चौंक गया। जहांगीरपुर? भैया ट्रेन पकड़ के जाना पड़ेगा। अबे 1 घंटे का रास्ता है और हर 15 मिनट बाद की गाड़ी है, मैंने झिड़कते हुए कहा। लेकिन काम एकदम जोरदार करके देगा ये, हम गारंटी ले रहे हैं। मैं देख रहा था कि दयानंद उस चिट को देखे जा रहा था। बस मैंने थोड़ी सी चाबी और भर दी। देखो भैया, तुम्हें अपने साथ साथ कस्बे की भी बेइज्जती करवानी है तो ठीक है, वरना अगर हमें थोड़ा भी कुछ मानते हो तो अभी निकल लो, दोपहर तक तो वापस भी आ जाओगे। दयानंद ने उस चिट को थोड़ी देर और घूरा और फिर बोला, ठीक है भैया, मैं रिक्शा पकड़ के तुरंत स्टेशन निकलता हूं। पर तभी मैंने अपने स्कूटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, लो, हम क्या मर गए हैं? और थोड़ी देर बाद दयानंद को मैं खुद ट्रेन में बिठाकर जहांगीरपुर के लिए रवाना करके आया। सीधा दुकान पर आकर बाकी लौंडों को सब बताया और हम खूब हंसे। दरअसल वैसा कोई सलोन वहां था ही नहीं। हमने दयानंद को एक कारखाने का पता लिखकर दे दिया था। हम जानते थे कि अब दयानंद दोपहर या शाम से पहले तो वापस आने से रहा, और फिर जो वो भगा भगा कर ब्याह करेगा वो हमारा उसके साथ आखिरी मजाक होगा। बतौलेबाजी करते करते कब शाम के 5 बज गए हमें पता ही नहीं चला कि इतने में एक आवाज ने मुझे पुकारा। मैंने पलटकर देखा तो दयानंद के पिताजी खड़े हुए थे। बेटा, दया कहाँ है? मैं थोड़ा सक पकाया, लेकिन फिर सही से जवाब दिया, मुझे क्या मालूम अंकल जी। पर फिर एक कड़क आवाज आई और मैंने देखा नीलम के बड़े भाई सूरज शर्मा दयानंद के पिताजी के पीछे ही खड़े थे, और उनमें दयानंद के पिताजी जैसी नरमी नहीं थी, बल्कि सूरज शर्मा का एक उपनाम था, भूत। वो इसलिए क्योंकि उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो मार मार के इंसान को भूत में परिवर्तित कर देते हैं। भूत यानी जो बीत चुका हो। तो सूरज
उर्फ भूत शर्मा की रौबदार आवाज ने मुझे हिला दिया। क्यों बे, 10 लोगों ने बताया तूने जीजा जी को स्टेशन छोड़ा था, हैं? हाँ, याद आया। मेरी जुबान से सच ने बाहर आकर गिरने की कोशिश की, लेकिन मैंने काबू किया। वो दरअसल दया भैया को जहांगीरपुर के एक सलोन का पता चल गया था। जिद पकड़ ली कि हजामत बनवाएंगे तो वही, पर अब तक तो आ जाना चाहिए था। क्यों, है ना धीरज? मैंने आजू बाजू देखा। मैं अकेला खड़ा था। सारे लौंडे पता नहीं कब किधर निकल गए थे। इतने में दयानंद के पिताजी सूरज की तरफ मुड़े और बोले, चलो बेटा स्टेशन चलते हैं, वहीं से ले आएंगे। मेरी जान में जान आई कि इतने में भूत फिर से गरजा, तुम स्कूटर उठाओ और हमारे पीछे भी जाओ, चलो। पर भैया हमारी दुकान, मैंने विनती की। भूत दौड़ा, तेरी दुकान और तुझ में आग लगा दूंगा, चुपचाप पीछे आ। मैंने दुकान का शटर गिराया और अपना स्कूटर उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भगा लिया। मेरी हालत ये सोच सोच के खराब हो रही थी कि जब दया वापस आकर उन्हें सच बताएगा तो ये लोग मुझे स्टेशन पर ही पीटेंगे या कहीं और ले जाकर। इन्हीं सब ख्यालों में स्टेशन कब आ गया पता ही नहीं चला। हम प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े हो गए और मैंने देखा भूत भैया के लड़के पहले से ही वहां मौजूद थे। हर आने जाने वाली ट्रेन को पूरी तरह से खंगाला जाता, लेकिन अजीब बात यह थी कि दयानंद किसी भी ट्रेन में नहीं आया। ये करते करते शाम के 7:30 बज गए और अब तो मुझे भी चिंता होने लगी कि दयानंद आखिर कहां रह गया। 8 बजने के बाद जब आखिरी ट्रेन भी आकर चली गई और दयानंद उसमें नहीं मिला तो सूरज दयानंद के पिताजी के पास गया और उनसे कुछ बात करने लगा। चिंतित भाव के साथ दयानंद के पिताजी स्टेशन से बाहर चले गए। मैं तुरंत उनके पीछे जाने लगा तो भूत के लड़कों ने मुझे वहीं दबोच लिया। अब वो हो रहा था जिसका मुझे डर था, लेकिन इस बार हालात और भी ज्यादा खराब थे। जो बात मजाक से शुरू हुई थी अब एक गंभीर मुसीबत बन चुकी थी। दयानंद का कहीं कोई अता पता नहीं था। स्टेशन से बाहर एक कोने में ले जाकर भूत और उसके लड़कों ने मेरा भूत बनाना शुरू किया। लात घूसों के बीच थोड़े बहुत शब्द भी उन्होंने निकाले। मैं पिटते पिटते हाथ जोड़ता रहा कि मुझे नहीं पता दयानंद कहां रह गया, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। आखिरकार भूत ने अपनी गाड़ी से एक बेसबॉल बैट निकाला और मेरी कनपट्टी से सटाकर पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बता दे वरना यहीं तेरी कपाल क्रिया कर दूंगा। मैं देख पा रहा था कि उस बैट पर पता नहीं किस अभागे का खून सूख कर जम चुका था। मैं मन ही मन अपने मरने की तैयारी कर चुका था। मैं तो यहां तक सोचने लगा था कि मरने के बाद मेरे शरीर से मेरी मां किस तरह लिपट लिपट कर रोएगी, लेकिन तभी ख्याल आया ये लोग मेरा शरीर मेरे घर तक पहुंचने भी देंगे या नहीं। मैंने सोचा कि एक बार और पैर पकड़ के देखता हूं कि इतने में एक लड़का हांफता हुआ उनके पास आया। वो बोला, भैया वो आपको ढूंढ रहे हैं। कौन ढूंढ रहा है बे? भूत उस लड़के पर गरजा। वो बारात आ रही है ना, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। बहुत गुस्सा खा रहे हैं भैया, जल्दी चलो। बारात आ रही है, ये बात मैंने अपने मन में बोली, लेकिन भूत के मुंह से निकली, हाँ भैया जी, वो जीजा जी और उनके घर वाले आ रहे हैं बारात लेके, जल्दी चलो। मुझे वहीं छोड़कर वो लोग शादी के हॉल के लिए निकल गए। मैं जैसे तैसे उठकर स्टेशन के बाहर अपने स्कूटर तक पहुंचा और फिर घर चला गया। मैंने किसी से कोई बात नहीं की और चुपचाप जाकर सो गया। सुबह उठा तो मोहल्ले में मातम छाया पड़ा था। मां भागी आई और उन्होंने खबर दी, अरे पता है दयानंद मर गया। ये सुनते ही मैं बिस्तर से उछल पड़ा। भागकर बाहर पहुंचा तो देखा कि लौंडे पहले से ही जमा थे। उनके मुंह से पूरी कहानी सुनी और सच बताऊं तो किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या था। रात को स्टेशन से वापस आने के बाद मैं तो शादी में गया ही नहीं था, लेकिन बाकी लौंडे गए थे। उन्होंने वहां शादी देखी, खाना खाया
थोड़ा बहुत नाचे भी और फिर फेरों के वक्त घर आ गए। इस दौरान सबने दयानंद और नीलम को साथ देखा। कुछ लोगों के हिसाब से सुबह लड़की की विदाई हुई और एक गाड़ी दयानंद और नीलम को लेकर मिश्रा निवास आ गई। असली ड्रामा उसके बाद शुरू हुआ। सुबह होते ही मिश्रा निवास में दयानंद की ढूंढ मच गई। दयानंद का कहीं कोई अता पता नहीं था। घर, आस पड़ोस और हर जगह उसको ढूंढा गया, लेकिन दयानंद का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। और फिर करीब 11 बजे दयानंद के घर एक टेलीफोन आया। फोन जहांगीरपुर के किसी पुलिस स्टेशन से आया था। उन्होंने बताया कि जहांगीरपुर में पाइप के किसी कारखाने के पास उन्हें एक लाश मिली, जिसकी जेब से बरामद कागजों की बिना पर यह पता लगा कि ये लाश किसी दयानंद मिश्रा की है। चकराने वाली बात यह थी कि पुलिस को वो लाश पिछली दोपहर को मिली थी और तभी से उनके पास थी। यानी कि वो लाश उन्हें दयानंद की शादी वाले दिन की दोपहर में मिली थी। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी से दयानंद का शव उसके घर लाया गया और जब हमने उसे देखा तो मैंने ध्यान दिया कि उसके बदन पर वही कपड़े थे जो उसे ट्रेन में बिठाते वक्त उसने पहन रखे थे। पुलिस के मुताबिक दयानंद को पिछली दोपहर में कुछ लोगों ने उस कारखाने के पास घूमते देखा था और थोड़ी देर बाद उसकी लाश वहीं एक कोने में पड़ी मिली। उसके जिस्म पर चाकुओं के निशान थे, जिससे पुलिस ने अटकलें लगाई कि शायद कुछ लुटेरों ने दयानंद को अकेला पाकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन पूरे मोहल्ले और लगभग आधे शहर ने कल रात दयानंद को उसकी शादी में देखा था। बारात और जयमाला से लेकर फेरों तक दयानंद शादी के हॉल में सबके सामने मौजूद था। यहां तक कि घर आने तक वो उस गाड़ी में नीलम के साथ था। और अगर नीलम की बात सुने तो रात को दयानंद अपने कमरे में आकर उसके साथ सो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब नीलम की आंख खुली तो उसने पाया कि दयानंद कमरे में था ही नहीं। बस तभी से वो गायब था। मुझे ये तो समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या था, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता थी, वो ये कि दयानंद की इस अकाल मृत्यु का कारण मैं था। इस अपराध बोध के बोझ को लेकर मैं आज तक कैसे जी रहा हूं, ये मैं ही जानता हूं। लेकिन कल रात मुझे अपने घर के बाहर एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। खिड़की से बाहर झांकने पर मैंने देखा दयानंद मेरे घर के बाहर खड़ा मुझे ही देख रहा था।